सुल्तानपुर को मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रखर भूमि है। यहाँ पर लोग बहुत ही प्रखरता से चीज़ों को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके निहितार्थ समझने की कोशिश करते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। और इसका मेरा अनुभव भी रहा है और अनुभव रहा है इसी वजह से सुल्तानपुर के बारे में मेरा जो भाव है वो ये है, जहां खन्ना साहब जैसे लोग हों, जहां डॉक्टर रिप्ती सिंह जैसे लोग हों, जहां साहू जी हों। हम लोगों ने साथ में रिपोर्टिंग भी की है, हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, हम लोगों ने साथ में रिपोर्टिंग की है। अभी चंद्रभान जी ने कुछ बातें कही, वो उसका भी रेफरेंस मैं बाद में लूंगा। पहले ये कह दूं कि यहाँ एक श्रीवास्तव साहब हुआ करते थे और जब मैं हिंदुस्तान में या जनसत्ता में जब मैं गया तब ज्यादा संपादकीय वगैरह लिखने का हुआ, तो खन्ना साहब वो जो है वो हमारा संपादकीय पढ़ते थे और कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो यहाँ के लोकल दफ्तर में जाते थे और वहां पर एडिटोरियल पर डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। मैं पूरा नाम याद नहीं मुझको है, वो शायद दिवंगत हो चुके हैं, बुजुर्ग थे। और जब दैनिक जागरण में नीरज और ये लोग यहाँ पर थे पदस्थापित, तो उनका फोन भी आया था कि श्रीवास्तव साहब ये चर्चा कर रहे थे और तब से मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि सुल्तानपुर चले यार, लोगों से मिलते हैं। जगदीश श्रीवास्तव, अच्छा वो दिवंगत हो गए हैं अभी? तो संतोष जी से बात हो रही थी, संतोष जी से एक और विभूति से मिलने का ये था। आज उनका आँख का ऑपरेशन है और करतार सिंह जी उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे भी मिलने की इच्छा थी। तो ये सारी इच्छाएं पिछले 3-4 साल से चल रही थी, ज्यादा कुछ के पहले से। और संतोष जी से भी बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये संयोग ही नहीं, बीच में फिर कोविड आ गया तो उस चक्कर में ये हो गया। अभी मैं हैदराबाद में था जब इनका फोन आया था, मैंने कहा 1 तारीख को हमारे पिता की पुण्यतिथि होती है, मैं वहां रहूंगा पटना में, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मैं आऊंगा ही, चाहे कहीं भी रहूं आऊंगा और मैं आपके सामने हूं। मैं इसके लिए आप सबका आभार जताता हूं और मेरी पूरी जिंदगी में औपचारिकता शब्द का कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद। और वहां से बात शुरू नहीं करता, मेरा सम्मान तो खन्ना साहब के प्रति है, तो मैं आप सब लोगों के प्रति सम्मान ज्ञापित करता हूं। और ये जो संख्या है, थोड़ा मैं जो विषय है आज का नया दौर एवं नई चुनौतियां, तो इसको खन्ना साहब चूंकि आप अध्यक्ष हैं, आपकी इजाजत लेके ही बात करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा विस्तार में ले, क्योंकि खबरें कैसे लिखनी है और उसको कैसे उसको कंफर्म करना है, ये सारी बातें तो होती हैं। अभी चंद्रभान जी ने भी ये बात कही है। मैं ये कहता हूं कि जैसे कोई पत्रकार अगर है तो उसकी एक दृष्टि है। अच्छा, दूसरा ये बोलने के पहले कह दूं कि समय का कोई बंधन तो नहीं है, एकदम नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि थोड़ा समय ज्यादा ले लो, क्योंकि ये भाषणबाजी मैं ये नहीं मानता कि यहाँ पर मैं भाषण देने के लिए आया। यहाँ पर जो संतोष जी से भी बात हुई थी कि मैंने अपने अनुभव की किताब से जो बात सीखी है वो आप सबके सामने रखूंगा और इस पर जो आपके स्वतः स्फूर्त जो सवाल होंगे, अगर कोई जिज्ञासा होगी तो देन एंड देयर उसका वो फाइल नरसिम्हा राव की तरफ फाइल नहीं रखी जाएगी, वो फाइल त्वरित निपटारा उसका किया जाएगा, जहां तक मेरी शक्ति होगी, जहां तक मेरी जानकारी होगी। रिपोर्टिंग के बहुत सारे आयाम हैं और उस पर बात करने के पहले ये जो पत्रकारिता के बारे में चयन है, ये ठीक उसी तरह से चुनौती वाला है कि जैसे अगर कोई बच्चा बॉलीवुड में जाना चाहे तो उसको पहले से तय कर लेना होता है कि हमारा संघर्ष कितना है। उसी तरह से ये पत्रकारिता का क्षेत्र है। अगर आप स्वाभाविक रूप से पत्रकार हैं, फैशन के रूप में नहीं, तो अगर स्वाभाविक रूप से पत्रकार हैं तो आपको इन सारे कष्ट से आपको रूबरू होना होगा, इससे जूझना होगा, इससे निकलना होगा। जैसे भाई ने कहा कि
ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वो बहुत सारी सीमाओं में रहते हैं, बहुत सारा संघर्ष है उनका। तो आपको मैं बता दूंगा कि जो सच्चाई के रास्ते पर संपादक भी चलता है उसको भी वही सारे संघर्ष झेलने पड़ते हैं, है ना। अब वो जो है आप ये जो समाज का जो स्खलन हुआ है वो केवल मीडिया के लिए नहीं, हम कोई मीडिया का के निंदा प्रस्ताव पर बहस करने के लिए यहाँ नहीं है। यहाँ ये है कि समाज का पूरे समाज का व्यापक रूप से आप देखें तो व्यापक रूप से उसका स्खलन हुआ है। मीडिया भी समाज का हिस्सा है, इसलिए मीडिया का भी स्खलन हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि छोटी सी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा उसको कहते हैं उत्पादक संख्या होती है। लोग कहते हैं ना कि बड़ी भीड़ तो रैली जो होती है वो उत्पादक नहीं होती। तो ये जो लिमिटेड संख्या है ये बड़ी उत्पादक साबित हो सकती है, लेकिन आप उसी हिसाब से अपना एंटीना जागृत रखिए। जैसे संतोष जी से मेरी जो बातचीत हो रही थी, मैं बार बार उनका जिक्र करूंगा इसलिए कि वो सूत्रधार हैं इसके। तो उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि कोई नेता होता तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो नेता आप उस स्तर के हैं भी नहीं कि जिनको हम लोग विचार में रखें और उनको लेकर बात करें, है ना। तो जैसे वो जो मोहतरमा है जो प्रोफेसर हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने एक बात कही, चौथा स्तंभ का नाम लिया। तो चौथा स्तंभ जो है ये डेमोक्रेसी का वो कहते हैं, वैसे संविधान में और कहीं इसका जिक्र नहीं है कि चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ इसलिए कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी को, आप लोग बैठे ही ना पीछे, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी को के जो 3 पिलर्स हैं, तो उन 3 पिलर्स को ठीक से हिफाजत से और सतर्क रखने के लिए एक चौथा खंभा मान लिया गया कि पत्रकारिता है, इसको ये चौथा खंभा है, इसलिए कि ये बाकी के 3 स्तंभों को आधार देगा। अब रिट्रोस्पेक्शन ये करना है, आत्मावलोकन ये करना है कि हम उस चौथे खंभे की भूमिका निभा रहे हैं। ये जो चौथा खंभा है इसका दायित्व क्या है? लोकतंत्र को हिफाजत से रखना। और लोकतंत्र हिफाजत से कैसे रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही वही खन्ना साहब की लाइन पे सरल भाषा में बात करना। तो हम लोग केवल बात कर रहे हैं, यहाँ भाषणबाजी नहीं हो रही। तो हम लोकतंत्र को हिफाजत से कैसे रख सकते हैं? तो लोकतंत्र को हिफाजत से रख सकते हैं हम उसको एक सिंबॉलिक रेसिस्टेंस देते रहे, है कि नहीं, सांकेतिक प्रतिरोध देते रहे। तो मीडिया से अच्छा कोई भी ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो डेमोक्रेसी को हिफाजत से रखने के लिए ये तीनों तंत्र अपने तरीके से जिम्मेदारी से काम करते रहे। उसके लिए हम एक सांकेतिक प्रतिरोध लगातार देते रहे। मैं डेमोक्रेटिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा हूं, राजनीतिक प्रतिरोध के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जैसे बात कही कि अब राजनीतिक प्रतिरोध का मतलब कुछ होता नहीं है और विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता, सत्ता पक्ष का कोई मतलब नहीं होता। ये बस भारतवर्ष है, भारतवर्ष का लोकतंत्र है जहां ये सब सिस्टम चल रहा है, ऐसा कहीं है नहीं दुनिया में। और अगर राजनीतिक प्रतिरोध अगर इतना ही सशक्त होता तो ये स्थिति थोड़ी होती कि इंडिया बना दीजिए तो कोई कहे गवर्नमेंट इंडिया बना दीजिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अनाप शनाप हो रहा है और चारों तरफ एक अराजकता का माहौल है। अब आप ये रियलाइज करें कि जो लोग या जो संस्था या जो संगठन जिसका दायित्व था, जिसका मूल दायित्व था कि हम डेमोक्रेसी के 3 जो मजबूत खंभे हैं उनको मजबूती प्रदान करते रहे, उनको सतर्क करते रहे, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहे, इसका जो सांकेतिक एक रेसिस्टेंस देने का काम था, क्या हम लोग कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, क्या हम लोग कर रहे हैं? आप देखिए, आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी, आपको पूरे समाज की प्रतिध्वनि है, ये केवल मीडिया की नहीं है। मीडिया का, चूंकि मैं मीडिया प्रतिनिधि हूं, आप सब मीडिया प्रतिनिधि हैं,
और मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग मीडिया कंसंट्रेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह सब समाज की कि आप देखिए कि चारों तरफ देखिए, आप अखबार में देखिए, आप अपने ही क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, अखबार में देखिए, टीवी में देखिए, रेडियो में देखिए, सोशल मीडिया की अभी बात नहीं है, तो आपको कौन सी आवाज प्रखर रूप से सुनाई पड़ रही है? तो ध्यान देंगे अगर आप सिंगल कॉलम डबल कॉलम के चक्कर में पड़िए, आप आइए थोड़ा दायरा खोलिए, अपना कान सतर्क करिए, एंटीना जागृत करिए, आप पाएंगे कि चारों तरफ केवल भांड बोल रहे हैं। सुनने में बहुत खराब लगेगा, खराब शब्द ऐसे अलोकतांत्रिक और संवैधानिक शब्द नहीं है, ये साहित्य में भांडों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो भांड की आवाज सुनाई दे रही है, आप उठा लें। समाज के सारे क्षेत्र में की बात मैं कर रहा हूं कि समाज के सारे क्षेत्र में जो जेन्युइन बात करने वाले लोग हैं, जो सैद्धांतिक नैतिक बात करने वाले लोग हैं, वो हाशिए पर हैं, और जो प्रमुखता से जो आवाज जिनकी सुनाई दे रही है वो सब भांड है। आई एम वेरी प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू से सो। ये मेरे अनुभव से, मैंने इसलिए कहा कि मैं अनुभव की किताब पढ़ता हूं और मैं जो आपसे बात करूंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको छुए, वो इसलिए कि ये ग्रंथों में नहीं है, मैं सीधे बात करता हूं। तो आप जो देखेंगे कि ये जो है चारों तरफ भांड, आप अखबार उठा लें, आप मीडिया टीवी चैनल उठा लें, आपको सब जगह वही सुनाई देंगे। इसमें दो तरह की ध्वनि है, ध्यान से सुनिएगा। एक ईश निंदा है, यानी जो निंदा कर रहा है, एक जो प्रशंसा कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये ईश निंदा करने वाले भी प्रायोजित भांड है। आप अंदर जाएं, इसकी छानबीन करें। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और मैं बिल्कुल ही ठोक के कह रहा हूं, सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ईश निंदा करने वाले जो तथाकथित चेहरे हैं वो भी प्रायोजित मठों के भांड हैं। इनकी भी फंडिंग हो रही है और उन फंडिंग्स पर आप अब तो खैर खुल के भी बात आने लगी है। और जो सत्ता भांड है, सत्ता मठ से प्रायोजित भांड है, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। तो ये दोनों भांडों का जो समुदाय है, ये सत्ता के जो पूरा सिस्टम है, केवल सत्ता ही सिस्टम नहीं है, सत्ता सिस्टम है, विपक्ष सिस्टम है, तो ये सारी जगह आच्छादित है और इन्होंने एक पूरा एक माहौल बना दिया है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का वो एक वर्चुअल फिल्म चली हुई है। और उसमें क्या हुआ कि उसकी पृष्ठभूमि में जो असलियत है वो ढक गई है। इसमें क्या ढक गई है, अब मैं थोड़ा पत्रकारी के उन मापदंडों पर आता हूं कि जैसे भांडों के पूरे साम्राज्य में जो एक दो सवाल है, जैसे दुबे जी ने जो बहुत ही जल्दी में कुछ सवाल उठा लिए, बड़े मस्त सवाल है, उन सवालों का थोड़ा मैं परिमार्जित करता हूं कि ये जो भांडों का जो आच्छादन है, इसमें दो सवाल बहुत ही अजीब तरह से चक्करघिन्नी है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उसका जवाब क्या है। कि जैसे हम लोगों की एक परंपरा रही है, भारतवर्ष की परंपरा रही है स्वस्थ आलोचना और स्वस्थ प्रशंसा। जो अच्छा काम करेंगे हम प्रशंसा करेंगे, जैसा चंद्रभान जी भी कह गए, साहू जी भी कह गए कि हम जो आप अच्छा काम करेंगे हम प्रशंसा करेंगे, और जो आप अच्छा काम नहीं करेंगे उसकी हम निंदा करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। निंदा नहीं करें, आलोचना करें, साहित्यिक शब्द थोड़ा परिमार्जित कर लें। ये जो दो शब्द हैं वो उठ के जा रहे हैं, कार्यशाला का हिस्सा नहीं है क्या? वजह क्या है? जो स्वस्थ आलोचना और स्वस्थ प्रशंसा, ये आपको कहीं दिखाई दे रही है? आप अखबार उठा लें, आप टीवी चैनल उठा लें, रेडियो उठा लें,
आपको स्वस्थ आलोचना कहीं नहीं दिखाई दे रही है, आपको स्वस्थ प्रशंसा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आपको सब जगह दिखाई दे रही है प्रायोजित प्रशंसा और प्रायोजित निंदा। अब प्रायोजित निंदा और प्रायोजित प्रशंसा के दो इसमें पार्ट में सच घिस रहा है, सच बिक रहा है, सच स्थापित नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सच कहीं भी नहीं है, सच कटघरे में है। आप अगर सच बोलते हैं तो आप हाशिए बोलिए। मैं कुछ व्यक्तिगत उदाहरण देता चलता हूं। चंद्रभान जी ने थोड़ा सा मुझको उस तरफ उन्मुख किया है कि थोड़ा एक इंडिविजुअल कुछ उदाहरण है सामने कि मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता दोनों का ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर था और सेना मेरी बहुत ही पसंदीदा बीट है। मैंने एक खबर लिखी खन्ना साहब, आपको याद होगा, उस समय कारगिल युद्ध के बाद का जो दौर था, उस समय पूरे देश भर में सेना में भर्ती होने का एक जुनून था, देशभक्ति का एक जुनून पैदा था। उसमें लखनऊ के कैंट में सेना भर्ती की रैली बुलाई गई थी और उस रैली में जो बच्चे आए हुए थे उन बच्चों को उस जगह खड़ा किया गया जहां नीचे से सीवर का नाला था और वो अचानक वो सीवर की छत जो थी वो कोलैप्स कर गई और आधिकारिक तौर पर 50 बच्चे बने। सेना का चूंकि काम मेरा था, सेना के सोर्स मेरे थे, सबसे पहले मेरे पास सुबह 5:30-6 बज रहा होगा, सुबह ही खबर गई, मैंने खुद देखा और मैं कहता हुआ अजीब तरह से मेरी स्थिति हो जाती है कि मैंने अपने सामने उन बच्चों को जो 16, 17, 18 साल के बच्चे थे उनको सीवर से निकाल के फायर ब्रिगेड के लोग धो रहे थे। उनकी लाशें बिछी हुई थी और गंदा पूरे शरीर पे लगा हुआ था और फायर ब्रिगेड का पंप उसको धो रहा था। अब आप सोचिए, हम लोग सब मध्यवर्गीय परिवार के हैं, वो कहते हैं कि पाप करोगे तो गंदगी में डूब के मरोगे, ये एक कहावत चलती है। अब आप ये सोचिए कि मेरे अंदर में ये मंथन चल रहा था कि ये बच्चे कौन सा पाप करके आए थे। पाप कर रहा है सिस्टम और मर रहे हैं बच्चे और पूरा देशभक्ति का जुनून जो है वो कहां चला गया, वो तब सीवर में चला गया। मैंने जो सोर्स वगैरह थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि ये इसका इंचार्ज कौन है, गैरिसन का इंचार्ज कौन है, ये तो गैरिसन इंजीनियर जो मेंटेन करते हैं उसका इंचार्ज कौन है। तो पता चला कि एक कर्नल मोहित नासा, अब मैं नाम ले रहा हूं, कर्नल मोहित नासा उनका नाम है, ये गैरिसन इंचार्ज थे। मैंने कहा कि इसका क्या एंटीसीडेंट है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि छानने लगा तो पता चला कि इसका बाप भी ब्रिगेडियर है और फिर मैंने थोड़ा और अंदर में झांका तो पता चला कि ये ब्रिगेडियर जो है ये जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट पे ये आतंकवादियों को कुछ दस्तावेज और ये सब देने में, डॉक्यूमेंट देने में गिरफ्तार हो चुका है। अब आप सोचिए कि एक घटना कितनी बड़ी स्टोरी के फलक पे जाती है कि वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में और जनसत्ता में छपी और वो छपी, बड़ा भूचाल हो गया कि जिस जगह बच्चे मरे उसका गैरिसन इंचार्ज उस व्यक्ति का बच्चा है जो व्यक्ति आतंकवादियों को दस्तावेज और डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सेना की हर नियुक्ति, आप जानते होंगे कि सेना की हर नियुक्ति के पहले उसका पूरा एंटीसीडेंट उसके इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, वो पहले खोजबीन होती है। तो ये कौन सी खोजबीन थी कि मोहित नासा की इतने सेंसिटिव जगह पे पोस्टिंग हुई जिसका बाप इस तरह से आतंकवादियों के कनेक्शन में गिरफ्तार हो चुका है। अब आप सुनिए, वो खबर जब छपी, अचानक एक दिन हमारे पास पूरी पुलिस की टीम आ गई और पुलिस की टीम आ गई और कनाट प्लेस पुलिस की टीम आ गई और उसने कहा कि हथकड़े वगैरह सब ले गए और ये आपको गिरफ्तार करना है। मैंने कहा कि कौन सा, मैंने बड़ा काम किया है यार, गिरफ्तार करना है इंस्पेक्टर साहब। बोले कि आपके नाम पर वारंट है। तब मुझको पता चला कि भारतीय सेना ने मुझ पर केस कर दिया, बजाय इसके कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं ले जा रहा हूं आपको सिस्टम की तरफ। एक पत्रकार है, सब लोग पत्रकार
हैं तो आपको सिस्टम की तरफ कहां लड़ना है। तो वो एक रिपोर्टर पर केस हुआ। मैं उस वक्त भाई जो खबर लिखता है वो चाहे किसी भी पद का हो, है तो रिपोर्टर ही, और मुझको बड़ा गौरव बोध होता है कि मैं कहता हूं कि मैं रिपोर्टर हूं। तो मुझ पर केस हुआ और वो केस उन्होंने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में केस कर दिया, जबकि खबर छपी थी लखनऊ में और इसके कुछ संस्करणों में, लेकिन मूल रूप से तो लखनऊ में छपी। लेकिन वो केस हुआ और मैं आपको बताऊं कि ये केस 2023 में जाकर खारिज हुआ। 2002 का केस 2023 तक चला और कहीं भी रहे भाग के हमको पटियाला हाउस कोर्ट में जाना है और वहां पर ये देना है। अब सुनिए, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं न्यायपालिका की। उस समय एक मोहतरमा जज थी, उनका नाम जसप्रीत कौर था, वो वहां पटियाला हाउस कोर्ट की जज थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सिंपली टेल मी द सोर्स नेम, आप मुझे सीधे तौर पे सोर्स का नाम बताएं। और वकीलों का ये रहता है, तो मैंने कहा कि मुझको इजाजत है बोलने की। बोले हाँ, वकील तो चाहते नहीं थे, लेकिन जज ने कहा हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ज द नेम ऑफ माई सोर्स एंड आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। मैंने कहा कि मैं आपको सोर्स का नाम नहीं बताऊंगा और मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। और आप बिलीव करिए कि पूरे 20 साल वो केस इस बात के लिए लिंगर आउट करता रहा कि वो कोर्ट कहता था कि सोर्स का नाम बताओ और मैं कहता था जेल भेज दो। और मैंने उस मोहतरमा मैडम से कहा कि मैडम, जो मेरा सोर्स था वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका और वो अपने गांव में जाके सेटल भी हो चुका, लेकिन इसके बावजूद मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए कि ये मेरा एथिक है, ये मेरा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर हम लोग जीते। तो 2023 में वो केस खारिज हो गया और थैंक्स टू द जज कि वो अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो खन्ना साहब नायाब रिपोर्ट है, उसने पूरी भारतीय सेना को मतलब चित्र उड़ा दिया। उस जज ने कहा है कि आप क्या सोचते हैं, भारतीय सेना से कहा, ब्रिगेडियर भी रिटायर हो गया, कि आप क्या सोचते हैं कि एक रिपोर्टर अपना काम छोड़ दे। एक रिपोर्टर अगर स्पॉट पे जाता है और वो देखता है कि 50 डेड बॉडीज पड़ी हुई है बच्चों की, तो क्या चाहते हैं कि वो छोड़ दे ये काम करना। अगर देखिए कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, ये पटियाला हाउस कोर्ट की रूलिंग है, अगर आप कहिएगा मैं दूंगा, वैसे मैं एक स्टोरी भी बना रहा हूं, डिजिटल पे डालूंगा उसको। कोर्ट की रूलिंग है, ये बात में आपके ध्यान में लाना चाहिए कि कोर्ट की रूलिंग है कि अगर 25% अगर लैक भी करता है अगर प्रमाण, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगर इतने सॉलिड हैं तो रिपोर्टर इज सॉलिड। और मेरा उस दिन जो हमारी वहां मौजूदगी थी कोर्ट में, वो ऑनलाइन उन्होंने कराई थी, जो वर्चुअल वो कराते हैं। तो जज साहब की आवाज आई मेरे पर, मैं हैदराबाद में था, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं सुन रहा हूं। और उन्होंने कहा कि प्रभात जी, मैंने आपको बरी कर दिया है ससम्मान। ये जज का उल्लेख था। दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है कि सिस्टम में निखरे हुए लोग भी हैं। जिस जज ने ये जजमेंट दिया, एक वो जज था, वो उदाहरण मैंने दिया जिसने 20 साल और कई जज आते गए और उन्हीं की लाइन पर चलते गए, सो टेल मी द नेम ऑफ द सोर्स। और एक जज था जिसने केस खारिज कर दिया। मेरा आशय यह है कि इसी सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो निखरे हुए लोग हैं वो बिखरे हुए लोग हैं। तो मेरा आशय यह है कि अगर संतोष जी ने और आपके संगठन ने कुछ निखरे हुए लोगों को जमा किया है यहां पर, तो अब इसके विस्तार के बारे में सोचिए कि इसको हम सुल्तानपुर से विस्तार कैसे करें। पूरे देश भर में ऐसे बिखरे हुए लोग हैं जिनको लगता है कि वो उपेक्षित हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको पूछने की जरूरत है, उनको एक करने की जरूरत है। और
उनको साथ लाने की जरूरत है। और आपको बताएं कि मैंने बताया कि अनुभव से ही कुछ चीजें मैंने सीखी हैं। तो लखनऊ के वो एक सभागार में जेपी की सभा रखी,